गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का मैं इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत निर्धारित टॉपिक में आज हम लोग हरित क्रांति एवं उसके प्रभाव के संबंध में अध्ययन करेंगे। हरित क्रांति का वैश्विक अध्ययन एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं हरित क्रांति के इम्पैक्ट या प्रभाव। तो सर्वप्रथम यदि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इस शब्द का प्रयोग 1968 में विलियम गॉड ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की बैठक में अपने संभाग द ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्सप्लिसमेंट एंड एप्रीहेंसिव के अंतर्गत किया। उन्होंने बताया कि तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में कृषि पिछड़ी अवस्था में है और कृषि के विकास की गति बड़ी धीमी है। इन देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कई देशों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सन 1960 के दशक में मैक्सिको में प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग एवं उनके सहयोगियों ने इस क्रांति का प्रयोग करते हुए वहाँ के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि लाए। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस क्रांति को लाया गया। सन 1966 की दशक में भारतीय विद्वान डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके भारत में प्रणेता माने जाते हैं। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था उन्नत बीजों, उर्वरकों एवं सिंचाई तथा कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए कृषि की उत्पादन में वृद्धि लाना। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन में आशातीत वृद्धि की गई। इस क्रांति के द्वारा कुछ प्रमुख फसलों में अत्यधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे प्रमुख फसल है गेहूं और चावल। इस रिवॉल्यूशन के द्वारा कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। वे क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अन्य भारतीय क्षेत्रों में इस क्रांति का इतना अधिक लाभ नहीं मिला जितना कि पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला। इस क्रांति के द्वारा जो प्रभाव पड़ा वो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। पहला जो इम्पैक्ट हुआ वह कृषि उत्पादन में वृद्धि। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपजों विशेषतः खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 5 फसलें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा तथा मक्का की उपज
बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। सन 1967 के बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना हो गया। इन खाद्यान्नों में भी गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 1960-61 के दौरान यदि देखा जाए से 1990-91 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई। इसी कारण प्रायः यह कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं क्रांति है। दूसरा जो इम्पैक्ट हुआ तो किसानों की समृद्धि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसानों के फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो उनकी समृद्धि में भी वृद्धि हुई। तीसरा जो इम्पैक्ट है वह खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा, जिससे उनके आयात में भारी कमी हुई। कभी कभी हम खाद्यान्नों का निर्यात भी करते हैं। प्रोफेसर दांतेवाला के अनुसार हरित क्रांति ने सांस लेने का समय दिया। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कमी की चिंता से छुटकारा मिला। चौथा जो इम्पैक्ट है वह है पूंजीवादी खेती। हरित क्रांति से पूरा लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनों, उर्वरकों, उन्नत बीजों आदि का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। इससे कृषि में पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। अगला जो प्रभाव है वह है लाभ का पुनर्निवेश। हरित क्रांति ने किसानों की आय में वृद्धि हुई और किसानों ने अपने अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग कृषि में सुधार करने में व्यय किया। इससे कृषि में लाभ का पुनर्निवेश संभव हो सका। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के एक अध्ययन से पता चलता है कि किसान अपनी पारिवारिक आय का लगभग 55% भाग कृषि के विकास में पुनर्निवेश कर रहे हैं। अगला जो प्रभाव है वह है उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, पंपिंग सेट आदि तथा उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाते हैं। अतः इन वस्तुओं के निर्माण उद्योग विकसित हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में इन उद्योगों ने उल्लेखनीय उन्नति की। और नेक्स्ट है आपका प्रभाव में मूल्यों का में प्रभाव। तृतीय पंचवर्षीय योजना में मूल्यों विशेषतः कृषि उपजों के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि हुई, परंतु हरित क्रांति के परिणामस्वरूप कृषि उपजों के मूल्य में वृद्धि की गति कुछ कम हुई। सन 1961-62 में मूल्य सूचकांक 100 रखा गया था, जो बढ़कर 1967-68 में 167 हो गया। अगला जो इम्पैक्ट है ग्रामीण रोजगारों पर प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत जहां एक और मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने का भय उत्पन्न हो गया, वहीं दूसरी ओर वर्ष में एक से अधिक फसलें होने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरी उसकी मांग पर प्रभाव पड़ा। पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूस्वामियों को फसलों की बुआई तथा कटाई के समय श्रमिकों की कमी महसूस होने लगी, परंतु धीरे धीरे इस कमी को मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ने की संभावना हो सकती है। अगला जो प्रभाव है वह किसानों की विचारधारा में परिवर्तन। भारतीय किसान प्राचीन काल से ही अनपढ़,
रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी रहा है। वह कृषि के पुराने ढंग को अपनाता रहा है और अपनी निर्धनता तथा अज्ञानता को अपने दुर्भाग्य का परिणाम मात्र समझ रहा है। परंतु हरित क्रांति ने भारतीय किसान की विचारधारा में मूलभूत परिवर्तन किए। जिस समझदारी से किसानी ने नई कृषि पद्धति को अपनाया, उससे यह भ्रम दूर हो गया कि भारतीय किसान नए विचारों तथा तकनीकों को नहीं अपना सकता। वुल्फ लांडेंस्की के शब्दों में, जहाँ कहीं भी नई तकनीकी मिली है, किसी भी किसान ने उसके प्रभाव से इनकार नहीं किया है। उत्तम कृषि विधियाँ तथा उच्च जीवन स्तर की इच्छा केवल गिने चुने बड़े किसानों में ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि यह इच्छा छोटे किसानों में भी बढ़ रही है, जो अभी फल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यह हरित क्रांति से संबंधित कुछ प्रभाव थे। मैं आशा करता हूँ कि हरित क्रांति का वैश्विक प्रारंभ, भारतीय संदर्भ में उसका प्रारंभ एवं उसके प्रभाव को आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।